नमस्कार। डायलॉग है डीडी न्यूज में हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। 3 साल मोदी सरकार, और जाहिर है जब 3 साल पूरे हो रहे हैं तो इस मौके पर पीछे मुड़कर देखने का जरूर मन करता है, ये जानने का भी मन करता है और इच्छा होती है कि आखिर इन 3 सालों में सरकार ने क्या कुछ किया है देश की खुशहाली के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ किया है। विदेश नीति के मोर्चे पर हम आखिर कितने सफल रहे हैं और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हमने क्या कुछ करके दिखाया है। इन तमाम सवालों के साथ आज हम यहाँ हाजिर हैं और ये सवाल पूछने के लिए हमारे साथ आज विशेष पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि इस कार्यक्रम में अपने सवाल करेंगे। जनता जनार्दन मौजूद है और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ श्री वेंकैया नायडू जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सूचना, प्रसारण, शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्री, बहुत बहुत स्वागत है वेंकैया जी। और आपको 3 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं, जाहिर है जनता भी मोहर लगा रही है सरकार के कामों पर। लेकिन वाकई 3 साल हो गए हैं और पीछे मुड़कर देखने का जरूर मन करता है। और आपका एक बड़ा फेवरेट सेंटेंस है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म। इन्फॉर्म तो आप जनता को अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ये जो 3 बेसिक जो स्तंभ हैं जिन पर आप बात करते हैं, अगर इस पर हम कसौटी पर कसना चाहें इन 3 सालों को, तो आप क्या बता सकते हैं, क्या ऐसी उपलब्धियां रही हैं? नहीं, धन्यवाद जी। हमेशा जो भी सत्ता में रहते जी, वो लोग बीच बीच में जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। इसलिए 3 साल पूरा होने के इस अवसर पर हम लोग इन विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जनता से बात करने के लिए भी हमने मन बनाया और देश भर में 29 तारीख से सभी मंत्री देश भर में सब इलाके में जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने डे 1 में हमको कहा हमारा सरकार का मुख्य एजेंडा विकास है, तेजी से विकास, और दूसरा उन्होंने कहा सुशासन। उसके लिए उन्होंने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म माने जो व्यवस्था थे, लोग व्यवस्था से खुश नहीं था, सिस्टम्स, डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही, तो इसलिए उन्होंने कहा हर एक क्षेत्र में रिफॉर्म होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परफॉर्म, केवल रिफॉर्म करने से मतलब नहीं है, परफॉर्म नहीं करे तो रिफॉर्म कार्य भी नहीं होंगे। इसलिए परफॉर्म करना माने जो लक्ष्य हमने रखा, जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, उन कार्यक्रमों का अमल ठीक तरह से हो, उसके लिए क्या पद्धति है। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। देश आज का स्थिति 3 साल का तुलना में करे तो पहले 3 साल के पहले इंडिया was totally neglected. Now India is recognized and respected worldwide. सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यह है। तीसरा, पहले देश में एक लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्वहीनता बारे में लोग बात करते थे, आज वो विषय है ही नहीं। तीसरा, उस समय भयंकर भ्रष्टाचार का चर्चा हो रहे थे, हर एक सुबह शाम को रात को घोटाला। आजकल 3 साल में ये कोई भ्रष्टाचार केंद्र के ऊपर कोई आरोप अभी तक आया नहीं। ये परिवर्तन माने यही, और साथ ही साथ लोगों में एक उत्साह और एक उमंग, और लोगों को मोटिवेट करके, बिकॉज हमारा प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं सरकार सब कुछ करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा, ये नहीं चलेगा, लोग भी इसमें भागीदार होना चाहिए। इसलिए पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल तभी होगा जब आप उनको विश्वास में लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने आपने एक एटीट्यूडल चेंज, एक बिहेवियरल चेंज लाने के लिए कहा। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं तो स्वच्छ भारत आदि वगैरह उसी में है। इसलिए लोगों का सोच में भी आज बदलाव आया। देश के सामने धीरे धीरे, आप मीडिया भी रियलाइज कर रहे हैं, देश के सामने मुख्य एजेंडा कोई सेंसेशनल न्यूज़ नहीं है, नहीं तो पॉलिटिक्स का तू में नहीं है फ्रंट पेज में। आप देखिए क्या रिफॉर्म हुआ, क्या परिवर्तन आया, क्या डेवलपमेंट हो रहे, इसके बारे में चर्चा हो रही। पूरा एजेंडा बदल गया। एजेंडा डेवलपमेंट है, एजेंडा गुड गवर्नेंस है। जी, तो ये जो भारत बदल रहा है, जो आपका नारा भी रहा है कि भारत बदल रहा है, और आपने कहा कि एक तरह का भरोसा लोगों को दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में भरोसा बढ़ा है। ये बताइए कि लोगों में खुशहाली या देश की जो आर्थिक सेहत की जो नब्ज है, उसको जो आपने टटोल कर देखा है, तो इन 3 सालों में आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कुछ काम सरकार का रहा है जो कि आपको लगता है कि बदलाव ला सकता है इस देश में, आर्थिक मोर्चे पर अगर हम बात करें? नहीं, आर्थिक मोर्चे पर बात करने के पहले जब हम आए उस समय विरासत में हमको क्या मिला? फिस्कल डेफिसिट,
रेवेन्यू डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, अबव ऑल ट्रस्ट डेफिसिट, वो तो थे उस समय। अभी फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में है, और ये विश्वास का संदर्भ में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोगों में विश्वास भी आया है। तो डेफिसिट का मामला आज चर्चा में नहीं है और तेजी से आगे बढ़ रहे। दुनिया भर में आर्थिक मंदी है, इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, चाइना जो पावरफुल इकोनॉमी है वो भी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। पूरा दुनिया में एकमात्र इकोनॉमी जो तेजी से आगे बढ़ रहे वो इंडिया है। फिगर्स के बारे में कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ लोग कह रहे 7.1, कुछ लोग कह रहे 7.4, नीति आयोग कह रहे 7.6 तक जाएगा वगैरह। ये मेरा कहना नहीं है। इन्वेस्टमेंट, मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई जगह है तो इंडिया। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, एडीबी का रिपोर्ट है, मूडी रेटिंग का भी रिपोर्ट है। पूरा रिपोर्ट भारत के पक्ष में है और यही परिवर्तन का एक एक्सप्लेनेशन है, कोई और कुछ ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लोएस्ट इन्फ्लेशन, इकोनॉमी को हमने पते पर लाया, वी ब्रॉट बैक द इकोनॉमी ऑन राइल्स, एंड सेकेंडरी इकोनॉमी इज मूविंग स्टेडफास्ट, इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग, एंड देन एवरी सेक्टर इज पिकिंग अप। जी, हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, यहाँ पर वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और बिजनेस स्टैंडर्ड से आते हैं। शुभमय जी, जैसे कि अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि विश्वास बहाली हुई है, जो डेफिसिट था वो खत्म हुआ है, वो इकोनॉमी में भी है, लोगों के भरोसे में भी। क्या आप सहमत हैं और किस तरह देख रहे हैं, और क्या सवाल आपका रहेगा मंत्री जी से? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का जो दौर, डोमेस्टिक बिजनेस का इन्वेस्टमेंट का जो दौर है, उसमें जो ढीलापन है, उसमें कोई मूलभूत सुधार नहीं हुआ है। इसमें आपका क्या कमेंट्स है कि ये किस लिए, ये वीकनेसेस क्या हो रहा है? क्या आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट आपने काफ़ी हद तक रिमूव किए हैं, लेकिन बिजनेस से जो करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था उसमें क्या प्रॉब्लम है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर्याप्त रूप में आ रहा है, हाईएस्ट है, फिगर्स भी है, मगर जैसा आपने कहा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में उसका मुख्य कारण यह है, आप लोगों ने देखा होगा यूपीए नंबर 2 के काल में लेफ्ट एंड राइट बैंक्स ने लोगों को ऋण दिया है और वो लोग वो लोन को डाइवर्ट करके दूसरे इलाके में वो उसको यूज़ किया है। उस कारण से आज ये एनपीए का समस्या आ गया। ये पावर सेक्टर, नेशनल हाईवे सेक्टर और कोल सेक्टर, इन इलाकों में सेटबैक हुआ उनका गलत नीतियों के कारण से। वो उससे बाहर आने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा हमारा मित्र श्री नितिन गडकरी जिस तरह तेज़ी से उन्होंने नेशनल हाईवे का काम और ये वाटर ट्रांसपोर्ट का काम हाथ में लेके तेज़ी से एक के बाद एक जो पेंडिंग इश्यूज है वो सबको क्लियर कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये आ रहा है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल, बैंक ऋण देना है ना, पहले आपका एनपीए को क्लियर करना है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मेन रीज़न है। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए मुख्य कारण यह है उस समय इनडिस्क्रिमिनेटरी लोन्स दे दिया, पॉलिटिकल दबाव के कारण से लोन दे दिया। उसी कारण से आजकल इंडियन इंडस्ट्री थोड़ा प्रॉब्लम्स में है। अभी आपने देखा होगा ये हमने ऑर्डिनेंस जारी किया है, रिजर्व बैंक को अधिकार दिया है इसके बारे में थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए, उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में और तेज़ी से इंडियन इंडस्ट्री भी, इंडियन बिजनेस भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मगर उन लोगों में भी विश्वास का कोई कमी नहीं है। हमारे साथ यहाँ वेद जैन जी हैं जो कि टैक्स के बड़े जानकार हैं। वेद जी, जीएसटी जो सरकार जिस प्रकार से लगी और उन्होंने ये कर दिखाया, आपको क्या लग रहा है और क्या जीएसटी से आप मान रहे हैं कि ये प्रभावी है? सबसे इम्पोर्टेंट सुधार आर्थिक व्यवस्था में समझता हूँ और जो देश की आज़ादी के बाद हुआ वो जीएसटी का है। सभी राज्यों को साथ लेने में जो जीएसटी को लेकर आप चले हैं वो आपकी एक बहुत बड़ी सफलता है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जीएसटी का है वो इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को साथ लेने की वाली बात है। मेरा ऐसा इसमें मानना इसलिए है कि देश की, जैसे हम कहते हैं कि भारतवर्ष की जनता आज की डेट में 125 करोड़ है और उसमें से जो टैक्स पेयर हैं वो लगभग 4 से 5 करोड़ हैं। उन लोगों को विश्वास में लेके चलना बहुत जरूरी है। मेरा कहना सिर्फ जीएसटी में यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि इंडस्ट्री को उसमें कॉन्फिडेंस में लेके लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोग अफेक्टेड हैं उनको लिया जाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो सवाल आ रहे हैं उसके लिए आप उसके पर नहीं, मैं जो सुझाव आपने दिया ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, मगर सरकार ने एक काम ऑलरेडी शुरू किया है। 100
सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री देश भर में सब इलाका में सब स्टेक होल्डर से वो लोग इंटरफेस कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों का मन में जो भी शंका है आशंका है उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहिए जीएसटी 10-11 साल से पेंडिंग है और इसमें बहुत मंथन हुआ। मंथन होने के बाद हर एक स्तर पे चर्चा होने के बाद 2 साल में मैं इस अवसर पे मेरा सहयोगी वित्त मंत्री को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते मैंने खुद नज़दीक से देखा कितना प्रॉब्लम्स था, कितना कठिनाई था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है। आई रियली एडमायर हिज परस्यूरेंस एंड पेशेंस ऑल्सो। पेशेंस का शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बीच में अपना बदलते भी रहा और स्टेट्स भी, और स्टेट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है उनको शुरू में कुछ नुकसान होगा। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, जो कंज्यूमर स्टेट्स है उसको थोड़ा फ़ायदा होगा, तो वहाँ से रेसिस्टेंस एक के बाद एक से ऐसा 2 साल में उन्होंने हर एक स्तर पर हर से बातचीत करके सबको साथ ला के एक अग्रीड फार्मूला के रूप में लाने के लिए कोशिश किया है, इसलिए वो बहुत अभिनंदनीय है। दूसरा पॉइंट ये है, ये काम एक इसे ट्रांसफॉर्मेशनल रेवोल्यूशनरी टैक्सेशन रिफॉर्म, सचमुच में आई एम यूजिंग द वर्ड इंटेंशनली रेवोल्यूशनरी। कारण क्या है, इसमें टैक्स एवेशन कम होगा, इसमें करप्शन कम होगा, इसमें जो अल्टीमेटली ये प्राइजेस कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली बिजनेस भी और भी पिकअप होगा और इंडियन इंडस्ट्री को और भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए तो दिस इज ए टैक्सेशन रिफॉर्म विच इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, उसी को ध्यान में रख के सरकार ने प्रयास किया और धन्यवाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अंत में जो भी हो, उन्होंने जितना भी डिले किया होगा, अंत में सबने साथ दिया। अभी ये अधिकार क्या है, टैक्सेशन नॉर्मली कुछ इलाके में स्टेट्स को होता है, कुछ इलाके में सेंटर के पास होता है, मगर ये जो जीएसटी पास किया हमने उसके कारण से ये अधिकार और एक अल्टरनेटिव स्टेट और सेंटर मिलकर जीएसटी काउंसिल बनाया, वो अधिकार उनका हाथ में दिया है और देश भर में ऑफिसर्स स्टेट्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं। हर एक स्टेट के साथ मंत्री जी नहीं, ऑफिसर्स जाके स्टेट का ऑफिसर्स को समझाया और स्टेट लेवल पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सीए हो, फिकी हो, एसोचैम हो, ऐसे इंडस्ट्री बॉडीज से भी इंटरफेस हो गया और भी ये नीचे तक ले जाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे और अंत में सब लोग साथ देंगे। जीएसटी की तो हमने बात की और भ्रष्टाचार के अगर फ्रंट पर देखें तो काफ़ी कुछ तारीफ सरकार की इस मामले में हो रही है कि सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन लोग फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब काला धन कितना वापस आया? आपने डिमोनेटाइजेशन किया, उसमें भी आपने कहा कि काफ़ी काला धन निकला है। क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं और किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं जनता को? 50 साल में नहीं तो 60 साल में जो काला धन का उत्पादन हुआ, नहीं तो उसका केवल 1 साल में 2 साल में उसका पूरा समाधान हो जाएगा क्या? सबसे पहले हमने डे 1 2014 में 27 को पहली कैबिनेट हुआ, उसमें पहला प्रस्ताव था काला धन वापस लाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नियुक्ति करना जस्टिस एम बी शाह का नेतृत्व में। सुप्रीम कोर्ट का सलाह था, वो सुप्रीम कोर्ट का सलाह का पुराना सरकार ने 2 साल उसको माना नहीं, हम आने के बाद पहले नंबर 1 काम, उसके बाद एक ऐसा 5-6 कदम हमारा सरकार ने उठाया और ये बिनामी प्रॉपर्टीज ट्रांसैक्शन वाला वो बिल भी हमने लाया, उसको नोटिफाई भी किया है। तीसरा, पहले जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, साधारण लोगों को ऐसा लगता है अरे क्या है, तो मोदी जी जाके स्विट्जरलैंड में लैंड करके फिर वहाँ से पैसा एकदम वापस लाना चाहिए, इतना देर क्यों कर रहे वगैरह। इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जी, और हर एक देश का अपना लॉ, अपना कानून होता है। कांग्रेस का ज़माना में उन्होंने इस दिशा में कुछ रुचि नहीं दिखाया, कुछ कदम नहीं उठाया। उस कारण से जब हमारा सरकार ने थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया तो लोगों ने अपना अपना वो बैंकिंग लॉस, अपना अपना जो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होता है वो साइट कर रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने G20 में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा इसको प्राथमिकता देना चाहिए, हम सब लोग बायलैटरल और मल्टीलैटरल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद स्विट्जरलैंड के साथ, उसके बाद
सभी देशों के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। नाउ दे आर विलिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन। अभी प्रोसेस जारी है, जी। धीरे धीरे हमको नाम मिल रहे। पहले 6,000 करोड़ मिला, फिर बाद में यहाँ लोगों को भी मौका दिया, भाई आप डिक्लेयर करो, उसमें भी कुछ पैसा आया। फिर बाद में डिमोनेटाइजेशन आया, डिमोनेटाइजेशन का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या तमाशा है, पूरा 50 दिन के बाद आपने कहा पैसा ये आएंगे, और अभी कुछ लोग कह रहे हैं क्या साहब पूरा पैसा बैंक में पहुंच गया है। हाँ, सचमुच में हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य वही था, पूरा पैसा बैंक में पहुंच गया। वो 15 लाख हो 16 लाख हो कितना है अभी रिजर्व बैंक बताने वाले है, मगर पूरा पैसा पिता के साथ पति के साथ बैंक में पहुंच गया। किसका पैसा है, ये क्या काला है वाइट है, लोगों को मालूम हो जाएगा। और जो पैसा इलीगल है वो तो फायदा है, सरकार को फायदा मिलेगा, अंत में वो गरीब का उत्थान के लिए हम लोग खर्च करने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में भी देश में कल्पना ये है, प्रधानमंत्री, ये तो कुछ लोग की शिकायत भी है, ये खाते नहीं, किसी को खाने देते नहीं। हाँ। खाते नहीं माने खाना नहीं, मैगी नहीं, बैगी। तो आजकल वो ओवरहेड टैंक क्लीन है, इसलिए नीचे ठीक तरह से टैप लगाए तो अच्छा पानी आता है, ये विश्वास लोगों में आया है। ब्लैक मनी के लिए ये केवल डिमोनेटाइजेशन पर्याप्त नहीं है, वो एक कदम है। मेन ये है जो डिजिटल ट्रांसफर हमने शुरू किया। पैसा जब ट्रांसफर ऐसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करप्शन और ब्लैक मनी जनरेशन कम होगा, करप्शन कम होगा। प्रधानमंत्री चाह रहे अंत में जाम, जनधन योजना, आधार और मोबाइल, और नहीं तो लोग वहाँ जाना, अधिकारी से मिलना, हाथ मिलाना और बीच में और कुछ करना, ऐसा कोई जरूरत नहीं होगा। स्कॉलरशिप, पेंशन, कॉम्पेंसेशन, इंश्योरेंस आदि पैसा डायरेक्टली लोगों का अकाउंट में पहुंच रहे। 46,000 करोड़ have been saved because of the direct benefit transfer. That is the latest figure. And then जो लोग मिसयूज कर रहे हैं, वो मिसयूज में भी बहुत कम हो गया। एक छोटा सा सवाल वेंकैया जी, आपने अभी कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आजकल रैनसमवेयर का बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है, चुनौती है। क्या आपको लगता है कि ये भी बहुत बड़ी चुनौती है हमारे डिजिटल इंडिया के लिए? इस टेक्नोलॉजी में जो नया परिवर्तन आ रहे हैं ना, उसको भी काउंटर करने के लिए दूसरी साइड से प्रयास भी होगा। मगर आईटी डिपार्टमेंट इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरा दुनिया उस दिशा में जा रहे हैं। और डिजिटल ट्रांसफर में एक फ़ायदा ये है, आपको डिले नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, ब्लैक मनी नहीं होगा, और अंत में आपको विश्वास भी मिलेगा, मेरा पैसा सुरक्षित है। ऐसा वो जाम का बताया ना मैं, ऐसा जनधन, आधार, मोबाइल। कुछ लोग कह रहे हैं मोबाइल नहीं है हमारे पास, फिर उसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा आपके पास अंगूठा है ना, तो प्रेस करो, पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, जो कि संपादक हैं ऑब्जर्वर से आते हैं। प्रफुल्ल जी, सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आप सवाल करना चाहेंगे? रूरल अर्बन को लेकर अभी भी खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में कुछ डिस्ट्रेस के इश्यूज बने हुए हैं। सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन बहुत राज्यों से अभी भी ये खबर है कि खास करके कृषि क्षेत्र में अभी भी डिस्ट्रेस बना हुआ है। हम बार बार तो ये कहते हैं कि भारत किसानों का देश है, लेकिन सही में ये किसान 2022 का जो लक्ष्य है कि उनका इनकम दुगना हो और वो सारी प्रॉस्पेरिटी हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिले, तो थोड़ा सा रूरबन मिशन को लेकर आगे क्या योजना है, कितना उसमें सफलता मिली है ग्राउंड पर? हमारा मन में भी इसी के बारे में, सबका मन में हमेशा चिंता है। मैं तो खुद ग्रामीण इलाके से आता हूँ, मैं अभी शहरी विकास मंत्री हूँ, अलग बात है, पहले मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी था। फिर जैसा अर्बनाइजेशन तेज़ी से आगे बढ़ रहे, लोग गांव छोड़ के एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए और एनहांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए गांव छोड़ के शहर इलाके में आ रहे, ये तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद उन्होंने सलाह दिया बैक टू विलेजेस, मगर हमारा प्लानर्स ने, हमारा नेताओं ने, दे हैव शोन देयर बैक टू विलेजेस एंड मूव टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। दैट्स वाई दिस अर्बन रूरल डिवाइड। एक दूसरा विषय, सबसे गंभीर विषय यह है, एग्रीकल्चर, कृषि लाभदायक नहीं हो रहे। कारण क्या है? इनपुट कास्ट। कारण क्या है? वेगरीज ऑफ मानसून। कारण क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए इस सरकार उन विषयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे। प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा, मैडम, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, ये मेरा प्राथमिकता है। हमेशा हम लोगों को प्रधानमंत्री बार बार याद दिलाते रहते, भाई जो भी कार्यक्रम का रूपकल्पना करे,
इन विषयों को आप ध्यान में रखिए। ऐसा तो हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, ये सड़क योजना, वो मेरा ज़माना में शुरू हुआ, प्रधानमंत्री सड़क योजना। नौ तेज़ी से गत सरकार का तुलना में अभी आप लोग देखें तो वो तेज़ी से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का अमल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी नहीं है तो गांव में कोई नहीं जाएगा, व्यापारी नहीं जाएगा, उद्योगपति नहीं जाएगा, और डॉक्टर भी नहीं जाएगा, एक्टर भी नहीं जाएगा, ट्रैक्टर भी नहीं जाएगा। इसलिए गांव के सड़क का निर्माण हमारा प्राथमिकता है। दूसरा, बिजली। इतना साल के बाद भी 18,300 ग्रामीण इलाके में बिजली है ही नहीं। बिजली है तो भी कितना आ रहा है वो अलग बात है, वो सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो अभी प्राथमिकता देके प्रधानमंत्री ने कहा 2017 के अंत तक टोटल विद्युतीकरण होना चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम लाया। अभी जो लेटेस्ट फिगर बता रहे 13,800 ग्रामीण इलाके में बिजली पहुंच गया है, नया जहां नहीं हुआ वो। और तीसरा, प्रधानमंत्री ने यह भी तय किया एक कृषि फसल बीमा योजना, लोएस्ट प्रीमियम हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन, वो भी एक। और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को वैल्यू एडिशन लाना है तो फूड प्रोसेसिंग एकमात्र विकल्प है। उसके लिए अलग मंत्रालय और उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे। और चौथा, प्रधानमंत्री ने कहा बैंकों को ऋण देते, बैंक्स मैक्सिमम ऋण देते थे उद्योगपतियों को, बिजनेस वालों को स्वाभाविक रूप में, मगर प्रधानमंत्री ने कहा कृषि क्षेत्र में भी ज़्यादा होना चाहिए। इस साल 10 लाख करोड़ टारगेट दिया है ग्रामीण इलाका में कृषि क्षेत्र में ऋण का लक्ष्य जो है, टारगेट फॉर रूरल क्रेडिट इज 10 लाख करोड़ जी। That is sufficient. I am not saying yes, we are increasing it. Then the मनरेगा which is a pro labor activity, प्रधानमंत्री ने उसको कृषि के साथ जोड़ने के लिए कहा, उसके कारण से भी कृषि को थोड़ा फायदा होगा। और अंत में मेरा कहना यह है, जब तक अब ई मार्केट लेटेस्ट अपना इलाका में रह के कलकत्ता में मार्केट क्या है, तमिलनाडु में मार्केट क्या है, जलंधर में मार्केट क्या है मालूम कर सकते, और वहाँ से वो लोग ऑर्डर भी दे सकते हैं, मगर वो समय लगेगा। वो ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 40 इलाका में हो रहे। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है सब देश में उसको पहुँचाना। जब तक आप कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटरी वैन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आप नासिक में प्याज का स्थिति क्या है आपको मालूम है, दिल्ली में प्याज के कारण से हम एक बार चुनाव भी हार गए प्याज का दाम को लेकर दिल्ली में शुरू में। प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा वैल्यूएशन करके उनका जो द्विगुना करना चाहिए उनका इनकम, ये हमारा लक्ष्य है, मगर ये आसान नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशंस भी सामने है, और साथ ही साथ रियलिटी क्या है वो भी हमारा सामने है। और मानसून का स्थिति भी आप लोग देख रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो रहे। पहले फिक्स्ड में जून 3 तारीख को मानसून एंटर करेगा केरला में, फिर बाद में आएगा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ये विश्वास था। आजकल कभी कभी अचानक भयंकर बारिश होता है और कुछ इलाके में बारिश। पिछले साल भी अच्छी रही, इस बार भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है, तो हमें उम्मीद है कि इसमें इसलिए प्रधानमंत्री ने ये नेचुरल कैलामिटी में जिनको नुकसान होता है, जिनका जान जाता है, उनके लिए 4 लाख रुपया, पहले 1,20,000 रुपये होते थे, अभी 4 लाख रुपया। और साथ ही साथ कैटिल शेड के लिए, कैटिल के लिए, हर एक के लिए उन्होंने जो कॉम्पेंसेशन देना है उसको बढ़ाया है। और अंत में प्रधानमंत्री जोर दे के कह रहे कृषि फसल बीमा योजना एकमात्र विकल्प है इसके लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मामला, क्योंकि 3 सालों का और वक्त कुछ कम है। कोशिश करेंगे और भी अलग अलग क्षेत्रों को हम समेट पाएं इस कार्यक्रम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डायलॉग एट डीडी न्यूज़। कभी शांत बहे कभी रुद्र, पल पल एक नया चित्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा असम और अरुणाचल की दूरी 165 किलोमीटर 5 घंटे से कम करता हुआ करोड़ों देशवासियों को समर्पित धोला सदिया सेतु
भारत का महासेतु। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना एमआरपी, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। नया महिंद्रा यूवो दे 400 घंटे का लंबा सर्विस अंतराल, यानी साल में 1 सर्विस की बचत। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। एक बार फिर से आपका स्वागत है डायलॉग एट डीडी न्यूज में। आज हमारे साथ वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि सूचना प्रसारण, शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्री है, और उनसे हम कोशिश कर रहे हैं इन 3 सालों के बारे में कुछ लेखा जोखा ले सकें और ये जान सकें कि आखिर इन 3 सालों में सरकार कितनी कामयाब पाती है अपने आप को। हमारे साथ यहाँ पे अलग अलग पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। सोशल सेक्टर पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ एनके सिंह साहब बैठे हुए हैं। एनके सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सोशल सेक्टर से जुड़ा कोई सवाल? फसल बीमा योजना एक अद्भुत योजना है और शायद किसान का भाग्य बदलने के लिए इससे बड़ा कोई स्कीम नहीं हो सकता। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास जब ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाता है तो दम तोड़ देता है। बिहार ने रिफ्यूज कर दिया और एक प्रोटोटाइप 10 जिलों में सिर्फ चला रहा है। उसका कहना यह है कि साहब पूरा का पूरा शेयर आप दीजिए, हम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं कैजुअलनेस स्टेट गवर्नमेंट्स पे रहती है, खास करके जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो रिलक्टेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत फिर से नीचे आ गया है। तो कहीं डिलीवरी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पास रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन न तो आपके पास भंडारण की क्षमता है। इस समय 32 मिलियन आप सिर्फ स्टोर कर सकते हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसके लिए, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। गांव के युवा इसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो एक लास्ट सवाल, बहुत तेजी से रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाका में गोडाउन का सामर्थ्य बढ़ाना है, ये सरकार का प्रायोरिटी है। नाबार्ड को भी आदेश दिया है और बैंकों को भी आदेश दिया है सस्ते ब्याज में ऋण देने का। दूसरा, बैंकों को भी आदेश दिया है जो गोडाउन में जो धान रखेंगे उन लोगों के लिए 65% एडवांस के रूप में पैसा देना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में बयानसी होंगे, खरीदने के लिए लोग आएंगे, तब वो बेचे और फिर बैंक को वापस पैसा दे। अदरवाइज क्या हो रहा है, वो ग्रामीण इलाके में जो शाहूकार होता है, महाजन होता है, उनसे पैसा लेते और फसल के बाद तुरंत उनको पैसा वापस करना है। इसलिए वो तो ब्याज बढ़ेगा, उस घर में तुरंत जो भी दाम मिलेगा वो दाम से वो बेच के वापस कर रहे हैं। इसलिए बैंकों के द्वारा ये व्यवस्था हो रहा है। ये भी एक नया इनिशिएटिव है। और तीसरा, ये अभी लेटेस्ट ये भी निर्णय किया, एक इलाके में आप प्रोक्यूर करते पैडी को और दूसरे इलाके में ले जाकर उसको मिल करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते। अभी जो स्टेट में प्रोक्यूर होता है बाय एंड लार्ज उसी स्टेट में उसको मिलिंग करके वहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन
बहुत बड़ा समस्या है। जी। और साथ ही साथ तीसरा जो फसल बीमा योजना के बारे में जो इनके सिंह जी ने कहा ये सही है, मगर अंत में प्रधानमंत्री चाह रहे हैं भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ट्रू स्पिरिट में हम लोग काम करना चाहिए और टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। हर एक स्टेट को हम लोग बता रहे हैं और समझा रहे हैं, उनको साथ मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हो रहे। वहाँ का पब्लिक ओपिनियन धीरे धीरे स्टेट्स के ऊपर दबाव आएगा। इसमें बीजेपी नॉन बीजेपी का सवाल नहीं है। इश्यू क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है वो स्कीम लाभदायक है, फ़ायदामंद है, नहीं है, इसी को देख के स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को साथ देना चाहिए। कोई राजनीतिक कारण से फिर वो कोऑपरेट नहीं करना चाहिए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर उसका एकमात्र उपाय हंगर की भी बात उठाई और अमीर और गरीब का डिवाइड बढ़ रहा है। मैं आ रहा हूँ। देखिए, हंगर के संदर्भ में मैं एक विषय स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ। इस देश में अनाज का कोई कमी नहीं है, फूड ग्रेन सप्लाई में भी कोई कमी नहीं है। देश भर में हर एक व्यक्ति को मिनिमम, गरीब लोगों के बारे में 2 रुपया 3 रुपया, कुछ प्रदेशों में 1 रुपया किलो में चावल नहीं तो गेहूँ मिल रहे। मगर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था अंत में स्टेट के पास है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसको कहते हैं हम लोग, प्रजा पंपिणी व्यवस्था, वो ठीक तरह से हो, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने उसको आधार के साथ जोड़ने के लिए कहा। आधार के साथ लिंक करने से जो बोगस कार्ड्स होता है काफ़ी मात्रा में देश में, वो बोगस कार्ड्स हटाने के कारण से चंद्रबाबू नायडू कह रहे हमको 7-8 हज़ार करोड़ का फायदा है। झारखंड बता रहे हैं हमको 3-4 करोड़ का फायदा हो रहा है। देश भर में ऐसा फूड सिक्योरिटी के लिए जो सब्सिडी हम दे रहे, ये भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है। लोग स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री का फोटो कार्ड दे के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मगर एक्चुअल फैक्ट ये है, जो इसका दाम होता है 30 रुपये 32 रुपये, उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट केवल 2 रुपया 3 रुपये दे रहे, बाकी पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे। कारण क्या है, फूड सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट में जो उन्होंने कहा ये रिच और पुअर, कारण क्या, गलत नीतियों के कारण से इतना साल गरीबों के बारे में घोषणा, अमीरों के बारे में पोषणा उनके लिए यही होते रहा। वर्ड्स फॉर द पुअर and deeds for the rich. That used to happen. Now Modi ji's want to strengthen every. That's why गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इन सबों को एक स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, दूसरा मेकिंग एग्रीकल्चर वायबल, तीसरा ऋण बड़ा लोग को मिलते थे। अभी मोदी जी ने मुद्रा बैंक योजना लाया, 6 करोड़ लोगों को, छोटा छोटा लोगों को, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चप्पल रिपेयर करने वाले, मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाले, ये साइकिल रिपेयर करने वाले, ऑटो ड्राइवर, इनको ऋण देने के लिए बैंकों को बताया। और डीमोनेटाइजेशन भी, डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो इज वन वे टू ब्रिंग डाउन द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल टू टैक्स नेट। आज आपने देखा होगा वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, नया 91 लाख लोग टैक्स नेट में आया। कोई मामूली विषय नहीं है। आउट ऑफ 3 crores, if 1 crore more people are joining into the tax net, it's a great initiative taken by the government. जी, हमारे साथ जरा महिला विषय को भी हम उठाएं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी हैं, यहाँ पर विमेन एक्टिविस्ट और वकील। जी रेखा जी, सब लोगों के लिए योजनाएं बन रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करते हैं, पर जब बेटी बचेगी तब ना, जो 3 साल पहले भी जो निर्भया कांड जो हुआ, उसके बाद में भी निर्भया फंड भी एलोकेट हुआ, परंतु जो ग्राउंड रियलिटी, जो एक सुबह उठ के जब मैं अखबार उठाती हूँ तो देखती हूँ कि जो महिलाओं के साथ अभी भी उतना ही अत्याचार हो रहा है जो 3 साल पहले हो रहा था। भले निर्भया केस के अंदर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड की जो सजा थी उसको अपहोल्ड कर दी, पर 4 दिन पहले जो रोहतक के अंदर हुआ, या रोहतक को छोड़ी, जो रोज अखबार पढ़ते ही जो हम पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, और साथ साथ और भी बहुत दुखी मन से मैं कहती हूँ कि जो बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ जो हो रहा है, तो भले क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट आ गया हो 2013 के अंदर और पॉक्सो कानून बन गया हो, तो एक साथ जो प्रधानमंत्री जी जब डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं, तो मंत्री जी कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जो क्राइम रेट जो इतना बढ़ गया है, वो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो सबको बहुत अवेलेबल हो गई है। तो क्या उसको रोकने के लिए कुछ इसके अंदर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जो हर बच्चे के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में जो एक स्मार्टफोन है, जो पोर्नोग्राफी जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो क्राइम का एक विषय बन गई है। जी रेखा जी, देखिए, तो फ्री इंडिया है, लोकतंत्र में उसको रोकना ये तो पेरेंट्स कर सकते हैं। अपना बच्चे को फ़ोन देना नहीं देना, स्मार्टफोन देना नहीं देना, ये अपना पेरेंट्स ही तय कर सकते हैं। सरकार इसमें कोई कानून नहीं ला सकते। मगर मैं आपका व्यथा, आपका दुख को मैं समझ सकता हूँ। हम भी बहुत इसके बारे में गंभीरता से
मन में, सबका मन में, जो भी सेंसिटिव सिटीजन्स है सबका मन में है। मगर मैं उस दिन भी कहा पार्लियामेंट में, मैं विपक्ष में था उस समय जब निर्भया कांड हुआ, उसका कानून लाया। बिल is not the only solution. What is required is political will and administrative skill. And then law and order, ma'am, is a state subject. As an advocate, you are also well aware. ये तो पूरा प्रदेश का हाथ में है और केंद्र सरकार दिल्ली में बैठ के हम गाइडलाइंस दे सकते, और नहीं तो हमने न्यायपालिका से भी रिक्वेस्ट किया इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना चाहिए जल्द से जल्द। जैसा अभी केसेस में, एक दो केसेस में जो सज़ा मिला तो तुरंत सज़ा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें और भी प्रोएक्टिव होके एक्शन लेना चाहिए। वेलफेयर के संदर्भ में आपने देखा होगा अभी ये मैटरनिटी बेनिफिट पहले 12 था, अभी हमने इसको 26 तक बढ़ाया और उसका पैसा भी 6,000 रुपये कम से कम। जो गरीब लोगों के बारे में बात करते हैं, समस्या ज़्यादा उन्हीं का है, उनके लिए 6,000 रुपये देने का सरकार ने वो भी निर्णय किया है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ न्याय माने इक्वालिटी बिफोर लॉ, फाइनली उनका प्रॉपर्टी के संदर्भ में, इनहेरिटेंस के संदर्भ में, और साथ ही साथ ये बाकी जो लॉस है उसके संदर्भ में, अभी तलाक का मामला हो उसमें मुस्लिम हिंदू ऐसा क्यों भेदभाव होना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जेंडर जस्टिस। तो उसके बारे में भी सरकार गंभीरता से सोच रही है, मगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने अपना स्पष्ट मन क्या है बताया, अफिडेविट भी दाखिल किया है। अब आगे उसके लिए वेट करेंगे, बाद में सरकार को जो करना करेंगे। इस बीच में समाज में भी चिंतन हो रहा है। मैं एक विषय इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ। कुछ लोग इसको कह रहे हैं भाई हिंदू समाज में नहीं है क्या? हिंदू समाज में डाउरी सिस्टम था, कानून लाया। हिंदू समाज में बाल्य विवाह था, चाइल्ड मैरिज, कानून लाया। हिंदू समाज में सती सहगमन होते थे, ये उसमें कानून लाया। हर एक विषय में समाज जागृत होके हमेशा परिवर्तन लाते रहा। पॉलिटिकल प्रातिनिध्य देना है, वो भी एक उपाय है, वो अंतिम उपाय नहीं है, वो भी एक उपाय है। उस दिशा में पंचायत राज में, म्युनिसिपालिटी में काफ़ी इलाके में 30%, 50% हमने आरक्षण दिया है। उस कारण से काफ़ी वहाँ महिलाओं का थोड़ा विश्वास भी बढ़ गया। धीरे धीरे असेंबली और पार्लियामेंट में भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा सरकार इसके लिए मतलब 33% आरक्षण जो महिलाएं मांगती हैं वो मिलेंगी। कितना परसेंट हो मिलकर तय करे, कम से कम आरक्षण पहले दे, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ राम कृपाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सोशल सेक्टर पे अपना सवाल पूछेंगे। सवाल छोटा ताकि जवाब भी छोटा हो और ज्यादा हम सवाल ले सकें। मेरे हिसाब से 3 साल में जोखिम भरा काम, बहुत सारा काम आप लोगों ने किया, लेकिन जोखिम भरा काम एक पहला था कि जो आप लोगों ने लैंड बिल के सवाल पर आप आए, लेकिन किन्हीं तमाम दबाव में, तमाम विपक्ष के दबाव में, मिस इन्फॉर्मेशन, जो डिसइन्फॉर्मेशन कहिए, उसके चलते आपने उसको वापस ले लिया। मेरा ये कहना है कि क्या लैंड बिल पर अगर आपका आशय अच्छा था, आपका उद्देश्य अच्छा था, क्या आप फिर दोबारा कोशिश करेंगे उस तरह की? जी नहीं, कोशिश करना है तो करना चाहिए, मगर प्रॉब्लम यह है लोकतंत्र में अंत में क्या है, ये संख्या का समस्या है। आपका नियत कितना भी हो, दृढ़ हो, कितना भी ये हो, फिर अंत में बिल पारित नहीं हो गया तो फिर मामला खत्म वहाँ। ये विषय गंभीरता से प्रधानमंत्री ने लिया, मुख्यमंत्रियों को बैठक बुलाया, उनसे बातचीत किया, फिर प्रदेशों से बातचीत किया। मगर जो लोग पहले इसी कानून को उपयोग करके 25 लाख एकड़ ज़्यादा जमीन एक्वायर किया, उन्हीं लोगों ने इसको विरोध करना शुरू किया राजनीतिक कारण से। मैं भी चाहता हूँ मैडम, डेवलपमेंट होना चाहिए तो जमीन चाहिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए, नहीं तो एयरपोर्ट के लिए, पोर्ट के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, मकान निर्माण। सबसे ज़्यादा मैं गृह निर्माण का विभाग देखता हूँ, मकान निर्माण के लिए जमीन चाहिए। मुझे ऐसा कोई योजना कोई बता सके विपक्ष में से जहाँ बिना जमीन मकान बना सके, बिना लैंड एयरपोर्ट बना सके। एयरपोर्ट एयर में नहीं बना सकते है ना, एयरपोर्ट तो अंत में जमीन में बनाना पड़ेगा। अगर वो लोगों ने विरोध किया तो प्रधानमंत्री का विरोध करके फिर इसको हराना क्यों? इसलिए हम स्टेट्स को अधिकार देने वाले हैं। स्टेट्स के ऊपर भी ज्यादा दबाव है, स्टेट अपना कानून बनाए, ऐसा एक राजी हो गया हम। जब बहुमत आएगा उस समय देखेंगे। जी, हम कुछ बात करेंगे थोड़ा ब्रांड इंडिया की भी, और जो सॉफ्ट पावर है भारत के पास उसकी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर वी वासवा रेड्डी जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से आते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। पिछले 3 सालों में योग एक जन आंदोलन बन गया सर,
उनका रिकग्निशन यूएन में मिला, यूनेस्को में भी मिला। अब 3 तरीके का काम हो रहा है हमारा योगा इन एजुकेशन सिस्टम में, योगा एज वर्क प्लेस में, योगा एज हेल्थ कोर सिस्टम में। अब सवाल यह है कि हम आगे क्वालिटी पर जोर देना है, एक रेगुलेशन लाना है, नहीं लाना है उसको, और कैसे हमने जन मन तक ये इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए हमारे लिए। योगा हमारा भारत का एक प्राचीन कला है। इट्स एन एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया व्हिच रियली takes care of mind and body and then helps everybody to have the equilibrium and also motivation to move forward. प्रधानमंत्री ने इस विषय में रुचि लेके उन्होंने यूएन में सबसे बातचीत करने के बाद आज देश भर में अभी 21 तारीख आ रहे दुनिया भर में लोग एक दूसरे से कंपटीशन में योगा करने के लिए तैयार हो रहे। एक अच्छा शुरुआत है। बीच में कुछ लोगों ने इसको अननेसेसरी, कुछ लोग इसको मजहब के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया, तो मजहब से कुछ लेना देना नहीं। इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, जो भी हमारा प्राचीन है, हमारा संस्कृति जो हजारों सालों से हमारा पूर्वजों ने जिया और हमको विरासत में दिया, उसको भी जब भी बात करते हैं ना, उसको कुछ रीजन के साथ जोड़ते हैं, कहते हैं हिंदुत्व है, ये है। सूर्य नमस्कार उदाहरण करिए, सूर्य नमस्कार भी एक योगा है ना। सूर्य नमस्कार, किसी ने कहा सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य भगवान उनका देवता होता है। मैंने उन लोगों को कहता हूँ भाई सूर्य नमस्कार में सूर्य कहने में कोई आपत्ति है तो चंद्र नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार नहीं है तो नमस्कार हमारा संस्कार है भारत का। ये तो फिजिकल एक्टिविटी है। उसके कारण से बॉडी को और माइंड को और भी थोड़ा रीएक्टिवाइज हो जाएगा, रिवाइटलाइज हो जाएगा। सरकार पूरा योगा को प्रमोट करने के लिए सक्षम है। थोड़ा डिस्कशन को हम स्मार्ट सिटीज की तरफ और स्वच्छ भारत की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे। जी पूछिए अपना सवाल। मेन मुद्दा हाउसिंग के अंदर ज़मीन का आ रहा है। सारी कॉस्टिंग ज़मीन में 30 से 50% कॉस्टिंग ऑफ लैंड किल्स द आइडिया ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। मास हाउसिंग के लिए आप टेक्नोलॉजी में कटौती कर सकते हैं, सामान में कटौती कर सकते हैं, बट ज़मीन का जब मुद्दा आता है वहाँ पे सारी कहानी फंस जाती है। उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जैसा मैंने कहा, लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हम लोग समझना चाहिए, ये तो हमारा संविधान के अनुसार लैंड का पूरा अधिकार स्टेट को दिया है। लैंड एक्विजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ करना चाहिए तो एयरपोर्ट के लिए भी स्टेट के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा नोटिफिकेशन देना पड़ता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने वो कानून लाने के लिए कोशिश किया, मगर उसको लोगों ने मोटिव्स एट्रीब्यूट करके फिर उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। दूसरा मेरा कहना यह है, जब स्थानीय स्तर पर लोग दबाव डालेंगे, पब्लिक ओपिनियन स्ट्रांग होगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली लैंड एक्वायर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टेट्स में जिन्होंने विरोध किया, वो लोग प्राइवेटली मुझे बताते थे सर कानून हो जाए तो अच्छा होते थे, मगर साथ ही साथ लैंड के संदर्भ में 4 गुना कॉम्पेंसेशन देना जरूरी है। कारण क्या है, हम उनको बेदखल कर रहे हैं। जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है किसान के लिए, साधारण लोग के लिए, उनका ज़मीन एक्वायर किए तो कम से कम वो भी अपना जीवन ठीक तरह से आगे चलाए, उसके लिए कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। कॉम्पेंसेशन का भी इसमें प्रोविज़न है। और साथ ही साथ हमारा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हाउसिंग फॉर ऑल हम मंजूर करते, हम पैसा देते, इसका अमल करने का दायित्व स्टेट्स के ऊपर है। मगर मैं आपको एक अच्छा खबर बताना चाहता हूँ, यूपीए सरकार ने 10 साल में उन्होंने 13 लाख मकान मंजूर किया, उसमें 8,50,000 मकान पूरा किया है। हमारा सरकार गत 2 साल में, पहले साल पुराना स्कीम हमने अमल किया, 2 साल में अभी तक हमने 18,70,000 मकान मंजूर किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इलाका में, ग्रामीण इलाका में इससे भी ज़्यादा होंगे। हमारा पूरा फोकस, प्रधानमंत्री ने कहा 2022 तक सबके लिए मकान। ये हमारा सोशल सिक्योरिटी का पीएम का एक टॉप एजेंडा में है। लेकिन आपकी स्मार्ट सिटीज का जो आपका बड़ा फेवरेट पेट सब्जेक्ट है, उस पर हमारे साथ में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं लोग। एक तो हमारे साथ यहाँ संजय मिश्रा जी हैं और नितिन महाजन जी भी, दोनों एक सवाल शायद स्मार्ट सिटी पे पूछना चाहते हैं। छोटा सवाल पूछें प्लीज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 3 सालों में देश में बहुत बज है इसको लेके, और खास करके जो नॉर्दर्न स्टेट हैं जो कि इस मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों की जो अभी आपकी जो स्वच्छता रिपोर्ट आई है उसमें भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ और साउथ के शहर एक तरह से चमक रहे हैं, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के शहर भी तेजी के साथ चमके। इस दिशा में आपने क्या कोई विशेष योजना इन राज्यों के लिए रखी है? योजना एक ही है सबके लिए, उनको मोटिवेट करना, उनको सेंसिटाइज करना,
इसलिए मैं एक नया प्रैक्टिस शुरू किया। मैं मंत्री, मेरा दोनों सचिव और 8 जॉइंट सेक्रेटरी सब मिलके स्टेट्स में जा रहे हैं। स्टेट में मुख्यमंत्री के साथ बैठ के डिटेल्ड स्मार्ट सिटी के बारे में, अमृत के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में और गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रमों के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, हर एक स्तर पे हर एक जिले में क्या अभी तक उनका अमल का स्थिति है, उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। स्मार्ट सिटी एक कल्पना है, स्मार्ट सिटी उसको रियलिटी बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लिया। उस पर स्पर्धा, कंपटीशन पैरामीटर्स के साथ स्मार्ट सिटी हमारा केवल कोई गिफ्ट नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट बनाया, स्टेट्स को दिया और स्टेट्स अपना कंपटीशन करके स्टेट का अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से स्मार्ट सिटीज़ का नंबर तय किया। 60 स्मार्ट सिटीज़ आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन। जून में और 40 हम लोग मंजूर करने वाले हैं। और कुल मिला के स्मार्ट सिटी बनाना है तो लोग वहाँ स्मार्ट होना चाहिए। लीडर बने म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर स्मार्ट, नॉट इन हाइट, वेट, कोट, सूट, बूट, हैट, बट स्मार्ट इन विजन, स्मार्ट इन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तभी एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप बता रहे ना मैडम, एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये दक्षिण में तेजी से आगे बढ़ रहे, पश्चिम में आगे बढ़ रहे, मगर उत्तर में भी मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का ताजा उदाहरण दीजिए। देश में तेजी से सबसे आगे बढ़ने वाले शहरी विकास के संदर्भ में, हाउसिंग के संदर्भ में नंबर 1 स्टेट अभी लेटेस्ट मध्य प्रदेश है। रेरा आप ले आए हैं, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है और जो ले रही है डिफरेंट एजेंडाज पे, उससे प्रॉफिटियरिंग का पूरा चलन तो ख़त्म हो रहा है रियल एस्टेट से। आपने एक स्ट्रक्चरल चेंज की मुहिम डाल दी है, तो पुराना ऑर्डर तो गिर रहा है सर, बट मेरा मानना है कि नए ऑर्डर के लिए वो भी एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जो हम अपना भी फाउंडेशन पे हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और आपकी हमारे को गवर्नमेंट की सहयोग भी चाहिए उसमें। एक साल में सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके, नरेडको, क्रेडई से, नरेडको से और इंडस्ट्री से भी बातचीत किया, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से भी बातचीत किया। करने के बाद रेरा रेगुलेशन आया। रियल एस्टेट रेगुलेशन है, स्ट्रैंगुलेशन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम विश्वास करते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, केवल सरकार के द्वारा ही मकान निर्माण पूरा होगा, संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने 6.5% गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए 4% और 3% मध्यम वर्ग के लिए इंटरेस्ट रिबेट दे दिया है, इनकम टैक्स में छूट दिया है, एफडीआई को अलाउ किया है। उस कारण से आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर और बूस्ट हो जाएंगे। मेरा ये है मैडम, आज दूरदर्शन के द्वारा लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 1 तारीख तक सभी स्टेट्स को अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटिफाई करना है जून में, और वहाँ रेगुलेटर को नियुक्ति करना है। रियल एस्टेट वालों से मेरा बात हुआ, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर छोड़ के बाकी सब लोग संतुष्ट है। उनसे मेरा अनुरोध इतना ही है, जैसा मैंने कहा भाई ये स्ट्रैंगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन है, मगर आपने जो प्रॉस्पेक्टस में, एडवर्टाइजमेंट में बड़ा एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, कलरफुल एडवर्टाइजमेंट देते हैं यहाँ नोएडा में, नहीं तो गुरुग्राम में, वहाँ जो अपने एडवर्टाइजमेंट में कहा प्रिंट एरिया के बारे में, पार्क के बारे में, पार्किंग के बारे में और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में, टाइल्स के बारे में जो आपने कहा, उसे पूरा वादा को निभाओ। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति पर भी कुछ सवाल हैं हमारे सामने। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डायलॉग एट डीडी न्यूज। कभी शांत बहे कभी रुद्र, पल पल एक नया चित्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा असम और अरुणाचल की दूरी 165 किलोमीटर 5 घंटे से कम करता हुआ करोड़ों देशवासियों को समर्पित धोला सदिया सेतु, भारत का महासेतु। जैसे सूट टाइप मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है।
अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। GST देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। GST, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। वेगो वेगो गो विथ वेगो, वेगो वेगो। अब पंखे से कट्टी और AC की छुट्टी। वेगो एयर कूलर्स, पंखे सा बिल, AC सा फील। एक बार फिर से आपका स्वागत है डायलॉग एट DD न्यूज में। आज हमारे साथ वेंकैया नायडू जी हैं, जो 3 साल के सरकार के कामकाज का ब्यौरा दे रहे हैं और लोग अपने सवाल कर रहे हैं। और हम अब थोड़ा सा इस चर्चा को ले जाना चाहते हैं आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ सवाल हैं। शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शेखर अय्यर जी, इन दोनों मोर्चों पर क्या सवाल है आपका, छोटा और एक? वेंकैया जी, जब जिस समय कई कार्यक्रम एक लक्ष्य लेके जब सरकार आगे चल रही है, उस समय ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हम जो देख रहे हैं, जैसे कश्मीर में है, माओवादी प्रॉब्लम है, क्या सरकार का ऊर्जा ऐसी चैलेंजेस को लेकर क्या कहीं इस पे जो सरकार का लक्ष्य जो है डेवलपमेंट और विकास, उसके साथ साथ जब इस तरह की जो चीज़ें आ रहे हैं और जिस तरह इसका प्रोजेक्शन भी हो रहा है, ये ऐसे कैसे सरकार इसको मुकाबला कर रही है? प्रायोरिटी में कश्मीर के संदर्भ में, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में और माओवादियों के संदर्भ में मैंने कल समीक्षा किया और डिटेल नोट्स लिया। मैं वो पब्लिक ही करने वाले हूँ। घटना कम हो गया, घटना कम हो गया, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। माओवादियों के बारे में आपने देखा होगा, कभी कभी वो लोग अपना अस्तित्व के लिए हिट एंड रन टैक्टिक्स अपना के जाते हैं। अभी 25 हमारा जवानों को मारा, अभी कल CRP ने उसको बदला लिया, 15 माओवादियों को मारा। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, कुछ लोग दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन कमरे में मानव अधिकार का बहाना लेते, वो लोग जब भी कुछ सरकार कुछ ठोस कदम उठाता है सेपरेटिस्ट के खिलाफ या टेररिस्ट के खिलाफ, इसको आलोचना करते हैं, आर्टिकल्स लिखते वगैरह, जब इन लोगों ने असहाय और निसहाय लोग को मारते, उस संदर्भ में वो लोग चुप बैठते, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, सरकार का रणनीति बहुत क्लियर है, प्रधानमंत्री स्तर पर इसके बारे में हमेशा समीक्षा होता रहता है। इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो वी वांट टू सी दैट द माओ प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी प्रॉब्लम काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी उसमें सुधार आया है सचमुच में। और कश्मीर में भी अभी हमारा पड़ोसी थोड़ा हताश होके, निराश होके अपना इंटरनल मामलों से लोगों का दृष्टि बदलने के लिए रेडिंग एंड एबिटिंग फंडिंग टेररिस्ट वो मानता नहीं है। मतलब जिस तरह से सर्जिकल अटैक भी किया, सब कुछ नीति जिस तरह की है, पाकिस्तान को अलग थलग भी करके बात की, अमेरिका उसको जिस तरह से कह रहा है, तमाम चीजें हैं, हमने दबाव तो बनाया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता है? पाकिस्तान सचमुच में जो लोग कहते हैं एक रोग नेशन, ऐसा वो स्थापित कर रहे हैं सचमुच में। ये कितना भी हम प्रयास करें और कुछ लोग सलाह भी देते, बातचीत करते रहना, बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम पाकिस्तान के साथ भी अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। कि वहाँ का सरकार ने गलती किया होगा, लोगों ने तो कोई दोष किया नहीं ना, मगर करे क्या,
अंत में सरकार जैसा उनका स्टेट पॉलिसी है, एडिंग, अबिटिंग, फंडिंग, ट्रेनिंग टेररिस्ट। आपने कल दूरदर्शन में भी देखा रात को, उसके पहले प्राइवेट टीवी चैनल ने, हुर्रियत को पैसा कहाँ से मिल रहा है और जो पत्थर मारने वाले उनको पैसा कौन दे रहे, ये सब वहाँ सीमा का उस पार से सब हो रहे। और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे और पाकिस्तान को भी बता रहे, और यहाँ जो आतंकी आ रहे हैं उनको पूरा उनको टैकल करने के लिए जो भी उपाय है डिमोनेटाइजेशन पर भी सरकार ने कहा था कि काफी कमर टूटेगी, माओवाद की भी और उधर पत्थरबाजों की भी। क्या आपको लगता है उसका फर्क पड़ा है? जरूर फर्क पड़ा है जी। उनका रिक्रूटमेंट कम हो गया, उनका साधन संपत्ति कम हो गया, उसके कारण से और भी चला के अपना अस्तित्व को दिखाने के लिए इधर उधर हिट एंड रन टैक्टिक्स वगैरह कर रहे। आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में माओवादी समस्या का और कश्मीर समस्या का समाधान पहुंचने के लिए सरकार योजनाबद्ध पूर्व आगे बढ़ रहे। मुझे विश्वास है पूरा देशवासी सरकार को साथ देंगे इन दोनों विषयों में, सरकार को सफलता मिलेगी। जी, हमारे साथ नितिन महाजन है एशियन एड से, जल्दी से अपना सवाल करें। सरकार अभी काफ़ी समय बाद इन्होंने ICJ में गए हैं आप जाधव जी को लेके, तो व्हाट इज़ द चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी? इसमें पहले आप कभी इसमें नहीं लेके गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट? हमने एक गलत प्रचार चल रहे ICJ में, आपने पाकिस्तान का विषय, कश्मीर का विषय नहीं है, मानव अधिकार, फेयर ट्रायल, इस विषय में सुषमा स्वराज जी ने प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करके उन्होंने एक अच्छा उत्तम निर्णय सही समय पे किया, उसका असर भी पड़ा और पाकिस्तान को वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ा दुनिया के सामने। इशू इज़ ह्यूमन राइट्स, इशू इज़ फेयर ट्रायल, उसी को वहाँ ले गया। मगर हमने कश्मीर विषय को और कश्मीर पाकिस्तानी इंटरफेरेंस के बारे में हमने वहाँ तक नहीं ले गया। ये स्पष्ट रूप में लोगों को मालूम होना चाहिए। मुझे विश्वास है इसमें भी हमको सफलता मिलेगी। हमारे साथ कुछ यंग इंडिया है। यंग इंडिया अपने कुछ सवाल करना चाहता है, जल्दी जल्दी फटाफट एक दो सवाल लेते। अगर हमारी युवा को अगर मेक इन इंडिया के साथ जोड़ना है तो उनमें स्किल भी डेवलप होनी चाहिए, तो सरकार को अभी तक क्या काम करने बाकी रह गए स्किल इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए? प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम दिया, मिसी डीसी मेरा इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने MI माने मेक इन इंडिया, SI माने स्किल इंडिया, DI माने डिजिटल इंडिया, CI माने क्लीन इंडिया, दिस इज मिसी डीसी। उसमें मेक इन इंडिया के लिए प्रोत्साहन के लिए सब कदम उठा रहे, और साथ ही साथ जैसा आपने कहा हमारा देश यंग इंडिया है, 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो 35 ईयर्स। ये हमारे लिए बहुत फायदामंद है, और देश में कोई स्किल का भी कमी नहीं है। जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो स्किल अपग्रेडेशन है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, उनका अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए स्किल अपग्रेडेशन करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक अलग मंत्रालय बनाया और बैंकों को भी कहा ये स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में जो स्किल वहाँ सीख पाते हैं उनके लिए ऋण देना, इसलिए मुद्रा बैंक योजना में भी उसी को जोर दे रहे हैं। जी हाँ, पूछिए सवाल अपने। Even if I want to serve my country, I'll become an IAS officer, or so why no one thinks of becoming a minister or? I understand the spirit of your question. There is a need for talented youngsters to enter into politics. I welcome that idea. But the only thing is people are more attracted towards IT, towards IAS, towards medical, other courses. Of course, it is their choice. At the same time, if youngsters come into politics, politics also will become more dynamic and more clean, and youth are welcome to join politics. But I cannot force anybody, and there cannot be any course also. Because politics is not a profession, politics is a mission, not for commission. Awareness is being created. If you are dynamic, if you work hard, without even background, you can become something. Example is Dr. Abdul Kalam, paper boy, became President of India. Example is Narendra Modi, person who was selling tea, helping the family, became the Prime Minister of India without any tag of dynasty. Dynasty in democracy is nasty, but it's tasty to some people in this country. But without that tag name of Gandhi or Nehru, he became Prime Minister. I am also from a village. Nobody in my family were highly educated or in politics. But step by step, I came up to this level and became the ruling party president of the BJP. और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और आपकी पार्टी तो ओपन है। आपका जानकारी के लिए यंगस्टर है ना, मैं दीवार के ऊपर लिखते थे पार्टी के बारे में, और टेलीफोन इलेक्ट्रिकल फोन चढ़ के वहाँ झंडा बांधते थे बीजेपी का। वाजपेयी जी के मीटिंग के बारे में, आज श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हमारे शहर में आने वाले हैं कोऑपरेटिव मैदान में, सब लोग पधारिए, ऐसा मैं
अनाउंस करते थे। इन 3 सालों में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ की बात करी है और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रही है, लेकिन मोदी सरकार जो है स्मार्ट गांव की बात करना कब स्टार्ट करेगी? कब स्टार्ट करेगी? ऑलरेडी स्मार्ट गांव का उन्होंने ऐलान किया है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बताया है, भाई आप लोग हर एक मेंबर पार्लियामेंट अपना क्षेत्र में एक साल में एक गांव संसद आदर्श ग्राम योजना ऐसा शुरू किया है। स्मार्ट गांव चाहिए और स्मार्ट सिटी चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी वेंकैया जी, आज हमने देखा कि आपको बधाइयां ज़्यादा मिली, सवाल कब मिले? जाहिर है ये इसमें आपकी कामयाबी छिपी हुई है, लेकिन चलते चलते ये बताइए कि इन 3 सालों में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रही और भविष्य का रोड मैप क्या है, संक्षेप में? सबसे बड़ा चुनौती ये था, जो खराब स्थिति था उसको सुधारने के लिए, जो रेल पट्टे से बाहर गया उसको पट्टे में लाने के लिए हमने प्रयास किया है और वो सफल हो गया। दूसरा चुनौती ये है, शुरू से ही हमारा दुर्भाग्य है, हमारा देश में जो विपक्षी है वो विपक्ष लोगों का जो मैंडेट को पच नहीं पा रहे। लोगों ने मैंडेट दिया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए और देश का सेवा करने के लिए, वो लोग को विपक्ष में बैठने के लिए, वो सत्ता से बाहर होके एक दिन भी वो शांति से नहीं रह पा रहे और हर एक दिन मोदी हटाओ, हम कह रहे गरीबी हटाओ, वो कह रहे मोदी हटाओ, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, कानून को पारित नहीं होने देते। यही एक चुनौती है, मगर धीरे धीरे लोगों का दबाव के कारण से, पब्लिक ओपिनियन के कारण से उन लोगों का मन में भी परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है देश का लोगों ने मोदी जी का नेतृत्व को स्वीकार किया है। कंट्री वांट टू मूव विथ मोदी, उसके कारण से मुझे मन में बहुत सेटिस्फैक्शन है। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में हमारा सरकार ने जो वादा किया, वादाओं को पूरा निभाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और लोगों को एक्सपेक्टेशन पहुंचने का प्रयास करेंगे। अंत में आपने कहना सबसे बड़ा चुनौती, लोगों को उम्मीद बढ़े है जी, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, मोदी आया एवरीथिंग हो जाएगा, समय लगेगा। ऐसा इतना बड़ा देश, एक 130 करोड़ लोगों का और इतना बड़ा देश को इसको ठीक करना इतना आसान नहीं है, मगर उसमें हम लगे हैं, सफलता मिल रही है, आगे भी सफलता मिलेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। जी निश्चित रूप से ये मैजिक जो है बरकरार है और हमारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपके साथ रहेंगी और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद जी। देश में एक आंदोलन चल रहे, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ देशवासियों से, दूरदर्शन के द्वारा आप उस आंदोलन में भाग लीजिए। आंदोलन है ये मिशन मोदी, मोदी इज नॉट नरेंद्र मोदी जी, मिशन मोदी माने MODI, मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, इसमें सब लोग शामिल होना चाहिए जी। और इसके साथ ये कार्यक्रम खत्म करेंगे और आपका धन्यवाद अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। तो आज डायलॉग एट DD न्यूज़ में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़।